Good morning, all of you. Today, I will explain one very important topic of History, Chapter 1, that is Treaty of Vienna or Vienna Congress 1815. Okay, before come to Treaty of Vienna, just one thing which we already discussed and I will again discuss, that Napoleonic Code 1804 or Civil Code. It was like started by Napoleon. There were many positive and negative effect of this Napoleonic Code. What Napoleon did. Okay, so first पॉजिटिव इफ़ेक्ट वॉज दैट प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, तो उसने जो प्रिविलेज मिलते थे बाय बर्थ उनको जो फर्स्ट एस्टेट को और जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसको उसने ख़त्म कर लिया. उसने इक्वालिटी की बात की, इन लैंड इन प्रॉपर्टी उसमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए वीमेंस को भी. और उसने फ्री फ्रॉम सर्फडम से बिल्कुल फ्री की बात की, मतलब वही कि कोई बॉन्डेड लेबर नहीं रहेगा. और इस तरह उसने ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे उसके सिविल कोड के, नेपोलियनिक कोड के 1804 के. बट इफ़ देर आर सम मेरिट्स तो डेफिनेटली देर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो. तो उसके भी कुछ देर वर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सिविल कोड ऑल्सो. जिसमें पहला था उसका इंक्रीज्ड टैक्स. तो जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, बहुत अलग अलग तरहों पर टैक्स लगाया जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था. और सेकेंड वन इज़ सेंसरशिप. सेंसरशिप मतलब नेपोलियन ने कंपल्शन कर दिया था कि जो वो कहेगा, जो वो बोलेगा, जो वो दिखाएगा बस वही होगा. कोई भी अपने मर्ज़ी से, मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं होगा, कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बात नहीं कर सकेगा. जो वो बोलेगा, जो सब करेगा वही होगा. तो इस तरह से उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे. उसके बाद जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन डिफीट हो गया था, ही वॉज डिफीटेड इन दैट बैटल. और उसके बाद जो उसको डिफीट करने में 4 यूरोपियन पावर्स का हाथ था, जिसमें क्रोएशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों मेन पावर्स थी. और इन 4 मेन पावर्स का ही उसमें मेनली हाथ था. तो इन चारों ने मिलकर फिर 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना किया था. ट्रीटी का मीन्स होता है एग्रीमेंट करना, तो आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया था इन चारों ने. तो ये चारों कंट्री थी यूरोपियन पावर्स जो ट्रीटी ऑफ वियना में इन्वॉल्व थी. कहाँ पर हुआ था ये? तो ये चारों क्या थे? मेट एट वियना में मिले थे. वियना क्या है? वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है. द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. तो ड्यूक मेटरनिक थे, तो उन्होंने इसको होस्ट किया था. और इस तरह से वियना में ट्रीटी ऑफ वियना या वियना कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था. उसमें 2 मेन जो पॉइंट थे उस पर फोकस किया गया था. फर्स्ट, उसमें जो नेपोलियन ने जो बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर लिया था, तो पहला तो था कि उसको फिर रीस्टोर किया गया था. रीस्टोर किसको किया था? मोनार्की को रीस्टोर किया गया था. और सेकंड जो थिंग था दैट इज़ कंजर्वेटिव ऑर्डर. जो कंजर्वेटिव जो ये कहते थे कि हमें प्रिविलेज मिलना चाहिए और जो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड ट्रेडिशंस उसको ही फॉलो करना चाहिए. तो इस तरह से ये सारा जो था, तो ये सारा फिर से स्टार्ट किया गया था कि किस तरह से उन लोगों को कंजर्वेटिव ऑर्डर्स का यूज़ करना चाहिए. तो इस तरह से ये 2 मेन उसके इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट, मतलब ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट थे. आफ्टर दैट अब उसमें ये आता है कि जब ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये हुआ कि ट्रीटी में क्या क्या डिसाइड किया गया, उसमें क्या क्या एग्रीमेंट हुआ. नाउ द फर्स्ट इज़ द बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर्ड. तो जो नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी, जो मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तो फिर से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया गया था. नंबर 2, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. और नेपोलियन ने क्या किया था कि बहुत सारी टेरिटरीज थी जिसको अनेक्स्ड कर दिया था फ्रांस के साथ. तो इस तरह से फ्रांस के साथ से वो जितनी भी टेरिटरीज थी वो वापस उससे ले ली गई थी. द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड सेटअप इन द नॉर्थ. और नीदरलैंड में जो नीदरलैंड का जो किंगडम था उसको नॉर्थ में सेटअप किया गया था.
एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ, और जिनेवा को साउथ में एस्टेब्लिश किया गया था पीडमोंट के साथ। प्रोएशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर, और प्रोएशिया को नई टेरिटरीज कहाँ दी गई थी? वेस्टर्न फ्रंटियर पे। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। Croatia was given part of Poland, Russia was given part of Poland, and Croatia was given portion of Saxony. तो इस तरह से, क्योंकि क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और चौथा कौन था? ब्रिटेन, तो इन चारों ने ही मिलकर पूरा ट्रीटी किया था। तो इस तरह से इन चारों को एग्रीमेंट में क्या क्या मिला, उस ट्रीटी में क्या क्या था, ये सब उसमें डिसाइड हुआ। बट एक जो मेन इम्पॉर्टेंट काम किया था किसने? नेपोलियन ने, कि उसने 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन किया था। तो जो वो चीज़ थी जो नेपोलियन ने किया था, उसको किसी तरह से कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, उसको अनटच्ड ही रखा गया इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी में बहुत सारे चेंज हुए थे, ठीक है, कि क्रोएशिया को, रशिया को, ऑस्ट्रिया को बहुत सारा फ्रंट टेरिटरीज दिया गया था, बहुत सारा चेंज हुआ था। बट ओनली वन थिंग विच वॉज नॉट चेंज्ड, जिसमें कोई तरह का कोई चेंज नहीं हुआ था, दैट वॉज दिस वन, जिसमें जो जर्मन कन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, उसको किसी तरह से टच नहीं किया था, जो नेपोलियन ने किया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वियना, कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। ट्रीटी ऑफ वियना किन चारों के बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और उसमें पहला क्या था? रीस्टोर मोनार्की। उसमें फर्स्ट तो मोनार्की को रीस्टोर किया गया था, और सेकंड क्या किया था? कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस से स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से क्यों ये सब हुआ था? क्योंकि जो नेपोलियन कोड में जो नेपोलियन के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट थे, तो जो नेपोलियन ने चेंज किया था उसको फिर से उस ट्रीटी के अंडर में सारी चीज़ें जो नेपोलियन ने की थी उसको फिर से चेंज कर दिया गया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस 1815. Okay, so I hope now it is clear to you all. Okay, thank you, have a nice day.